Yeah, good evening, everyone. Very warm welcome to everyone on this platform. So आज के सेशन में आज हम कमोडिटी इंडाइसेस के बारे में समझेंगे, जो कि एग्री कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में इंडेक्स का रोल आता है। तो इंडेक्स के रोल के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम एज अ होल क्या है। तो 19 सेंचुरी में बॉम्बे ट्रेड एसोसिएशन स्टैब्लिश की गई थी। फिर 1910 टू 1930 में हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ थी ट्रेड करने के लिए। 1953 ऑनवर्ड्स हमारे पास एफएमसी यानी फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, जिसने रेगुलेट करी थी पूरी मार्केट को। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली 2001 में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमोडिटीज़ इंक्रीज़ कर दी और 2003 में हमारे पास जो भी आज आप एक्सचेंजेस देख रहे हैं वो सारे एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश हुए थे। और 2015 से हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन बोर्ड हुए थे एज अ रेगुलेटर इन द कमोडिटी मार्केट एज वेल। तो जब से सेबी ने रेगुलेट करना स्टार्ट करा है कमोडिटी डेरिवेटिव, तब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई है मार्केट के अंदर। और उस इम्प्रूवमेंट्स को अभी हम देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बताना चाहूँ तो ये 5 एक्सचेंजेस हैं जो दिख रहे हैं, NCDX, MCX, ICX, NSE, BSE। ये पाँचों एक्सचेंजेस हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, जिसके थ्रू आप थ्रू विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू ट्रेड ऑल दीज कमोडिटीज़। और ये सभी रेगुलेट होती है सेबी के थ्रू, एंड सेबी फर्दर रेगुलेट होते हैं एंड कम्स अंडर द टीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ अब मैं बताई थी आपको द काइंड ऑफ स्टेप्स दैट रेगुलेटरी हैज टेकन अप। तो 2015 में रेगुलेटर सेबी बने थे हमारे। 2017 में ऑप्शन अलाउ करा सेबी ने इन द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। देन 2017 में अगेन हमारी ब्रोकिंग आर्म इंटीग्रेट हुई थी, जहाँ पे ब्रोकर्स की कमोडिटी एंड इक्विटी आर्म्स इंटीग्रेट हुई थी। एंड 2018 में एफपीआईज अलाउ करे गए थे। 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस को अलाउ करा था कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आकर पार्टिसिपेट करें। और वेरी रिसेंट अपडेट दैट वी हैव इन द मार्केट इज द अलाउंस ऑफ द कमोडिटी इंडाइसेस, जो कि 2019 में सेबी ने अलाउ करा कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। तो जैसे आप निफ्टी 50 देखते हैं, निफ्टी आईटी देखते हैं, निफ्टी फार्मा देखते हैं या निफ्टी ऑटो देखते हैं, इस तरीके से आप कमोडिटी डेरिवेटिव में भी आप इंडेक्स पे काम कर सकते हैं। नाउ अगर मैं एनसीडीएक्स की बात करूं तो एनसीडीएक्स का मेजर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एग्री के ऊपर है, एंड वी आर द लीडर्स इन द एग्री मार्केट शेयर। तो अगर मैं बास्केट की बात बताऊं तो हमारे पास ये सभी कमोडिटीज अवेलेबल है टू ट्रेड, लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस। दालों में हमारे पास चना है, वीट है, मेज़ है। स्पाइसेस में जीरा, हल्दी, धनिया, ये सारी कमोडिटीज़ हैं। ऑयल एंड ऑयल सीड्स के अंदर सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, आरएम सीड, कैस्टर सीड, कुकुड, ये सारी कमोडिटीज़ आती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड, ग्वार गम। फाइबर्स में कपास, जो कि कॉटन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। स्वीटनर्स में हमारे पास गुड़ आता है, जो कि एक रिसेंटली रीलॉन्च्ड प्रोडक्ट है। एंड एग्री कमोडिटीज़ को डाइवर्सिफाई करते हुए हमने अपने बास्केट के अंदर मेटल्स को भी इंक्लूड करा है, जहाँ पे हमने स्टील लॉन्ग लॉन्च करा था इस साल जनवरी में। And now with the recent developments, we have indices also in the agri market, wherein we have agridex and sectoral indices, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। Now let us understand commodity indices. So agri commodity derivative market में हमारे पास agridex ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है। अब न्यू लॉन्चेस में वी हैव सेक्टोरल इंडाइसेस, यानी कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज को रखकर हमने ये इंडेक्स बनाया है, दो अलग अलग सेक्टर्स को देखकर, एक सोया सेक्टर और एक ग्वार सेक्टर। सो अगर मैं एग्रीडेक्स की बात करूं तो जो कि एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है, वो इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो कि टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज को ट्रैक करता है एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर। और इसका जो मतलब मूवमेंट आती है, दैट इज ऑन टू द रिटर्न्स, कि हर एक कमोडिटी का किस तरीके से रिटर्न रहा है उस दिन, तो उसके हिसाब से वो हमारा मूवमेंट दिखाता है। कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि जो हमने 10 कमोडिटीज़ ली हैं, उनका मेजर कंसर्न पहले आता है वेट, कि हमने प्रोडक्शन और लिक्विडिटी का 50-50% का वेटेज लिया है। हमने फ्लोर एंड कैप रखी है कि मैक्सिमम सेक्टर वाइज इस परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी रीबैलेंसिंग हर साल 1 अप्रैल को होती है,
या फिर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर बेसिकली, और रोल ओवर फर्स्ट 3 डेज में होता है। और सेबी का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन था कि एडीटीवी हर एक कमोडिटी का 75 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये है टॉप 10 कमोडिटीज जिसके थ्रू एग्रीडेक्स को बनाया गया है। जैसे कि सोयाबीन, चना, मस्टर्ड, ग्वार सीड, कैस्टर सीड, कुकुड, ऑयल, ग्वारगम, जीरा, हल्दी। तो ये 10 कमोडिटी से मिलकर हमारा एग्रीडेक्स बना है। इसका मेन फीचर आ जाता है कैश सेटल्ड, कि वैसे तो एग्री कमोडिटीज में डिलीवरी का रोल रहता है, लेकिन इंडेक्स हमारा कैश सेटल्ड इंडेक्स रहता है, इसके अंदर डिलीवरी का कोई रोल नहीं है। और दूसरा, इसको हम एक बेंचमार्क इंडेक्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हम निफ्टी 50 इक्विटी मार्केट के लिए यूज़ करते हैं, सिमिलरली एग्रीडेक्स को हम एग्री डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो इवन इट इज़ वेरी मच अवेलेबल एंड लिक्विड इनफ टू वर्क ऑन इट। ये कुछ रिटर्न्स और वोलेटिलिटी है। तो अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूँ तो पिछले 1 साल में इंडेक्स ने हमें अराउंड 40 to 45% का भी रिटर्न प्रोवाइड करा है, विच क्लियरली शोज़ कि एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट काफ़ी इंक्रीमेंटल बेसिस पे चल रही है, काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और which we can see in the market directly, and also it is reflected through this index, agridex. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो एग्रीडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपका टिक साइज 25 पैसा रहेगा, और इसका सेटलमेंट कैश सेटल्ड है, एंड एक लॉट ऑफ यूनिट में हमारे पास 500 यूनिट्स रहेंगे। इसकी एक्सपायरी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ में रहती है, एंड इनिशियल मार्जिन अगर हम देखेंगे तो विच इज़ अराउंड 6%, और ये आपको मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 o'clock अवेलेबल रहेगा ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। Now comes the very important thing, and the recent launch is the sectoral index. तो sectoral index का मतलब है कि दो commodities जिससे हमारा वो सेक्टर का इंडेक्स बना है, उसका प्राइस किस तरीके से मूव होगा, उस प्राइस मूवमेंट को लेते हुए आप इंडेक्स के अंदर अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। इसका भी कुछ फ्रेमवर्क था, जैसे वेट बेस करे गए थे प्रोडक्शन के ऊपर, और कितना वैल्यू ट्रेड हुआ है एक्सचेंज पर, क्या रीबैलेंसिंग रही है। तो रीबैलेंसिंग भी हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रहती है। फ्लोर एंड कैप इस तरीके से था कि मैक्सिमम वेटेज हम 70% दे सकते हैं कमोडिटी को, और मिनिमम वेटेज हम 30% दे सकते हैं कमोडिटी को। एंड कमोडिटी का जो वेट है वो अगेन प्रोडक्शन एंड लिक्विडिटी बेसिस पर सिलेक्ट करे गए हैं। तो कंपटीशन अगर हमने करा है तो पहला है कमोडिटी सिलेक्शन, दूसरा है वेट कैलकुलेशन, और तीसरा है इंडेक्स वैल्यू के अंदर कैलकुलेशन। कमोडिटी सिलेक्शन में तो हमने ये है कि कमोडिटी एक ही सेक्टर के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, वो कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर 1 साल एटलीस्ट 12 मंथ्स ट्रेड करना होना चाहिए, जिसके अंदर से 90% टाइम वो अवेलेबल रहना चाहिए, और ट्रेडेड वॉल्यूम डेटा उसका अवेलेबल रहना चाहिए 1 साल के लिए। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन वेट हमने कैलकुलेट करा है, उसका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन यानी क्या प्राइस है इनटू द प्रोडक्शन वैल्यूज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल की जो प्रोडक्शन हुई है उसको हम एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन वेट निकलेगा। अभी लिक्विडिटी वेट्स निकालने के लिए हम लोग ट्रेड वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रेड वैल्यू यानी कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लास्ट 12 मंथ्स में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है इन करोड्स, डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपोजर ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। तो इससे हमारा लिक्विडिटी वेट आ जाता है। दोनों अब लिक्विडिटी एंड प्रोडक्शन वेट्स का हम 50-50% लेते हैं, जिससे हमारा कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज निकलता है। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका फ्लोर एंड कैप रहता है मैक्सिमम 70% एंड मिनिमम 30% का एट इन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटी। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट द परसेंटेज, कि हमने इंडेक्स के अंदर किस इंडिविजुअल कमोडिटी को कितना कितना परसेंट प्रोवाइड करा है। सो अगर मैं ग्वार इंडेक्स यानी ग्वारेक्स की बात करूँ तो उसके अंदर 63% ग्वार सीड है और 37% ग्वार गम है। सिमिलरली अगर मैं सोया इंडेक्स की बात करूँ तो इसके अंदर 69% सोयाबीन है और 31% हमारा रिफाइंड सोया ऑयल है। तो इस तरीके से हमारा ये इंडेक्स बना है फॉर सोयाबीन एंड फॉर सोया कॉम्प्लेक्स एंड ग्वार कॉम्प्लेक्स। ये प्राइस बेस्ड इंडेक्स रहेगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट देखनी है फॉर द अंडरलाइंग कमोडिटीज, जिसके हिसाब से आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं इन द सेक्टोरल इंडेक्स।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी सीरीज़ एक जो हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं वो है इसका थ्री टाइम्स की सीरीज़, तो मल्टीपल सीरीज़ आ रही हैं। तो एक टाइम पर आपके पास 3 सीरीज़ अवेलेबल रहेगी नियर, मिड और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स की। So again there is one important calculation that talks about the quantity multiplier. तो quantity multiplier basically बताता है कि कितने lots एक अंडरलाइन कमोडिटी का उस इंडेक्स के अंदर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोयाबीन का 70% है तो 70% एक्सपोजर होने में उसका वैल्यू लग रही है 3,50,000 और रिफाइंड सोया ऑयल का अगर 30% है तो उसकी एक्सपोजर वैल्यू बन रही है 1,50,000 जो कि टोटल मिलाकर 5 लाख हो जाती है। एंड एज पर द सेबी गाइडलाइंस एक कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम वैल्यू 5 लाख रुपए होना चाहिए। तो अब वैल्यूज निकलने के बाद हम इसका क्यू आई कैलकुलेट करेंगे, जिसका मतलब होता है कि क्यू आई बेसिकली द क्वांटिटी मल्टीप्लायर, जो कि बताता है एक्सपोजर इन द इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू द कोट, कि वो पर क्विंटल है या पर 10 kg है, किस हिसाब से। अगर हम कैलकुलेशन देखें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वांटिटी मल्टीप्लायर। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली सोयाबीन का 9 मेट्रिक टन है और रिफाइंड सोया ऑयल का 2 मेट्रिक टन है, यानी 9 लॉट सोयाबीन रहेंगे और 2 लॉट रिफाइंड सोया ऑयल का रहेगा इन 70% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर मैं बात करूँ सीरीज की, अगर मैं सीरीज़ की बात करती हूँ तो हमारे पास 3 सीरीज़ रहेंगी, जैसे मैंने बताया नियर मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारी, अगर मैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट से देखती हूँ तो अगर मेरा लेट्स सपोज जुलाई में लॉन्च होता तो जुलाई का हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगस्त का हमारा मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और सितंबर का हमारा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यानी मैं जुलाई का प्राइस लूँगी इनटू द क्वांटिटी मल्टीप्लायर जो मैंने कैलकुलेट करा था, प्लस जुलाई का प्राइस लूँगी ऑयल का, रिफाइंड सोया ऑयल का, और उसको मल्टीप्लाई करूँगी रिफाइंड सोया ऑयल के मेट्रिक टन से जो हमने फाइंड आउट करा था डिवाइडेड बाय 100। तो इस प्रकार से हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू आएगी तीनों सीरीज के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको देखती हूँ 3 मई से, तो हमारा 3 मई में जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो नियर मंथ रहेगा, जून वाला हमारा मिड रहेगा और फार वाला हमारा जुलाई रहेगा। तो अगर जब हमारा एक्सपायरी आ जाती है 31 मई आ गया है, एक्सपायरी हो गई लास्ट वर्किंग डे ऑफ द डे पर, देन हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और नया फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा आ जाता है। सो लेट्स सपोज अगर मेरा मई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है तो मेरा जून कॉन्ट्रैक्ट नियर मंथ बनेगा, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मिड मंथ रहेगा और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मेरा फार मंथ रहेगा। ये परफॉर्मेंस हमने दिखाई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैक टेस्टेड कैलकुलेशन के हिसाब से कि किस प्रकार से हमारा सोया इंडेक्स हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बेस्ड ऑन द प्राइजेस ऑफ सोयाबीन एंड रिफाइंड सोया ऑयल। और इस चार्ट से हमने बताया कि ग्वार सीड और ग्वार गम के प्राइस के बेसिस पर इंडेक्स की क्या मूवमेंट रही है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है आप बेनिफिट समझना कि सेक्टोरल इंडेक्सेस में हमें क्यों आना है। एंड फर्स्टली इट इज़ कैश सेटल्ड, यानी आपको सिर्फ जो भी सेटलमेंट होएगी वो डायरेक्ट कैश में रहेगी, कोई डिलीवरी का रोल नहीं है। इसके अंदर मार्जिन्स भी बहुत कम रहेंगे और आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। इसका कोरिलेशन बाकी एसेट क्लासेस से भी काफ़ी कम है और ये आपको एक डायरेक्शनल इंडिकेटर की तरह भी देता है फॉर अ सेक्टर। आपको ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज आपका मार्जिन वैल्यू इसके अंदर कम रहता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो हमारे पास जो टिक साइज़ है वो ये 3 टिक सिंबल्स दिखेंगे, सोयाडेक्स निया, सोयाडेक्स मिड एंड सोयाडेक्स फार। टिक साइज़ हमारा यहाँ पे 1 रुपया है, ठीक है। और हमारी ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पे 9 to 9 अवेलेबल है, यानी मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 o'clock आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। एंड इसकी एक्सपायरी हर ट्रेडिंग डे की लास्ट हर मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा और मिनिमम इनिशियल मार्जिन इसका 10% का रहेगा।
ग्वारेक्स का भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है और वो है आपका ट्रेडिंग आवर्स। ग्वारेक्स में क्योंकि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों सिर्फ 5 बजे तक अवेलेबल रहती है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर, तो ग्वार इंडेक्स भी हमारा 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा फॉर द ट्रेडिंग। नाउ एज अ इन्वेस्टर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही आप ट्रेड करें, केवाईसी अपना बिल्कुल करवाएं और किसी भी प्रकार के जो आपके पेमेंट्स रिक्वायर्ड है, एम टू एम रिक्वायर्ड होता है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ड्यूली साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी आपको आफ्टर एवरी सेटलमेंट यू शुड आस्क फॉर दैट ड्यूली साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। और किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही है उसके थ्रू हमें नहीं जाना है, कोई ऑफ मार्केट ट्रेड्स नहीं जाना है, कोई भी र्यूमर या प्रेडिक्शंस हो रही हैं प्रिंट मीडिया में उसके ऊपर भी हमें नहीं जाना है। एंड बेसिकली हमें कोई भी र्यूमर्स का पार्ट नहीं बनना है। वी शुड ट्रेड बिफोर द रिस्क एंड वी शुड नॉट स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर रीडिंग द रिस्क डिस्क्लोजर क्लॉज। Now, since that we have gone through the presentation, I will just ask कि आपको कुछ questions पूछना चाहूँगी मैं कि हमारी डेरिवेटिव मार्केट कौन रेगुलेट करती है? ABCD, RBI, IRDAI, PFRDA या SEBI? मैं चाहूँगी आप अपने questions अपने chat box पर दिए। Great. Whether SEBI regulates the spot market also? क्या SEBI spot market को भी regulate करती है? Great. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइजेस को एग्रीकल्चरल कमोडिटी में? वेदर कंडीशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या ऑल थ्री ऑफ देम? ग्रेट। कौन से एक्सचेंज का मेजर शेयर रहता है एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स में? ग्रेट। So thank you so much everyone for being a part of our session. You can reach out to me on my email ID mentioned below shruti.jalan@nctx.com and I'll be happy to help you out with any kind of queries. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आप अपने आप को अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं। Okay, so as I can see that we don't have any kind of questions. So thank you so much everyone for being a part of this session. Looking forward to have your participation on the platform. And we hope that आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ information मिली हो. Thank you. Have a nice day.